नमस्कार, मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसके अर्थों भावार्थों की, उससे जुड़े कुछ जीवन अनुभवों की और कुछ साथ के किस्से कहानियां। पिछले अंक में बात की थी कि कैसे कवियों का परिचय भी कविता जैसा ही होता है। एक किस्सा सुनाया था भारत कोकिला सरोजनी नायडू से मुलाकात का और बच्चन परिवार के नेहरू परिवार से शुरुआती परिचय का, और एक कविता थी जीवन के संघर्षों पर। आज के अंक में बात करते हैं बच्चन बाबू के एक कॉमिक से परिचय की और कुछ हल्की फुल्की कविताई बातें बच्चन जी के जीवन अनुभवों से। ये किस्सा है जुलाई 1954 का, जब बच्चन बाबू अपनी पीएचडी करके कैम्ब्रिज से वापस भारत लौटे। पीएचडी खत्म करने तक उनके पास सारा पैसा करीब करीब खत्म हो चुका था, तो हवाई जहाज के पैसे तो थे नहीं, इसलिए लंदन से पानी के जहाज से मुंबई आए। करीब 18 दिन का सफर तय करके एक एक दिन भारी अपनी पत्नी तेजी और बच्चों से मिलने के इंतजार में। उन्हें पता था तेजी इलाहाबाद में है और मुंबई पोर्ट पर स्वागत के लिए नहीं आ पाएंगी। फिर भी मन में एक कसक थी, एक दबी हुई इच्छा थी कि शायद किसी चमत्कार से ही दिख जाएं। अगर ऐसा होता तो यहाँ एक बड़ा अच्छा हिंदी शब्द प्रयोग हो सकता, आश्चर्याह्लादित। ये दो शब्दों से बनता है आश्चर्य और आह्लादित, यानी ऐसा आनंद जो आश्चर्य के साथ मिला हो, जो कि अंग्रेजी के प्लेजेंट सरप्राइज का शायद अच्छा हिंदी रूपांतर हो। खैर, तेजी तो नहीं, किंतु मुंबई पोर्ट पर बच्चन जी का स्वागत किया उनके परिचित खेतान परिवार की बहनों ने। वो उन्हें सीधा अपने घर लेवा ले गई। वहां एक दिन आराम करके अगले दिन इलाहाबाद निकलना था, किंतु जैसा कि अक्सर होता है, खेतान परिवार ने अपने घर पर ही एक छोटी सी कवि गोष्ठी आयोजित कर ली और इस बहाने कविवर को एक दिन और रोक लिया गया। यहाँ बच्चन बाबू को बेचैनी थी परिवार के पास लौटने की और मन अशांत उदास, तो मूड को हल्का करने के लिए उन्होंने हास्य का सहारा लिया। कविराज कहते हैं कि कभी आपका भी मूड खराब हो तो कुछ बेवजह तुकबंदी करके देखिएगा, शायद हल्का हो जाए। और जैसा मैं कहता हूं, किसी गाने की टांग तोड़कर देखिएगा तो भी शायद हल्का हो जाए। तो उन्होंने तुरंत एक छोटी सी व्यंग्यात्मक कविता लिख डाली और उसी कवि गोष्ठी में सुना दी। इस कविता में बच्चन बाबू का एक सुंदर सा हल्का फुल्का कॉमिक सा आत्म परिचय मिलता है, जिसमें उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी रचनाओं के नामों को कविता के सूत्र में बांधा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं प्रकाशित हुई है। उनकी आत्मकथा में अवश्य मिलती है। और इसमें गौर कीजिएगा कि बच्चन जी की रचनाओं के नाम कहाँ कहाँ किस तरह से आते हैं। तो कविता कुछ इस तरह से है। मैं हूं बच्चन जी मस्ताना, लिखता हूं मस्ती का गाना। याद कीजिए, मधुशाला तो रचना ही थी, यौवन की, अल्हड़पन की, मस्ती की, विद्रोह की। मैं हूं बच्चन जी मस्ताना, लिखता हूं मस्ती का गाना। मैंने खोली है मधुशाला, जिसमें रहती है मधुबाला। तो देखिए कौन कौन सी रचनाओं के नाम अभी तक आ चुके हैं। मैंने खोली है मधुशाला, जिसमें रहती है मधुबाला। जिसके हाथों में घट प्याला, मुझको निशान निमंत्रण आया। जिसके हाथों में घट प्याला, मुझको निशान निमंत्रण आया। मैंने गीत अकेले गाया। मैंने गीत अकेले गाया किसकी ओर संकेत है? एकांत संगीत। मैंने गीत अकेले गाया, सुनकर सबका दिल घबराया। दिल घबराया यानी आकुल अंतर, बच्चन जी की एक और रचना। मैंने गीत अकेले गाया, सुनकर सबका दिल घबराया। मुझ पर क्या रंगिनी छाई, मैंने सतरंगिनी सजाई। मुझ पर क्या रंगिनी छाई, मैंने सतरंगिनी सजाई। अब क्योंकि ये कविता किसी संग्रह में प्रकाशित नहीं है, इसलिए इसकी बहुत सारी पंक्तियां तो नहीं मिलती हैं। ऐसा कहते हैं कि काफ़ी लंबी रचना थी ये, तो इसमें और भी रचनाओं की ओर इशारा रहा होगा,
किंतु आखिर की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। मुझ पर क्या रंगिनी छाई, मैंने सतरंगिनी सजाई। अब देखिए सतरंगिनी का भी नाम आ गया। मैंने प्रणय पत्रिका भेजी, पढ़कर बहुत खुश हुई तेजी। मैंने प्रणय पत्रिका भेजी, पढ़कर बहुत खुश हुई तेजी। डिग्री लाया हूं कैम्ब्रिजी, मुझको कहो डॉक्टर एजी। डिग्री लाया हूं कैम्ब्रिजी, मुझको कहो डॉक्टर एजी। लेकिन नब्ज नहीं दिखलाना, मैं हूं बच्चन जी मस्ताना। लेकिन नब्ज नहीं दिखलाना, मैं हूं बच्चन जी मस्ताना। बच्चन जी उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, लोग सुनकर प्रसन्न तो बहुत हुए, किंतु किसी ने साहित्यिक भाषा में मेरे कान में कहा, भैया यह आत्मविदूषक स्वभाव आपको शोभा नहीं देता। यानी इतनी हल्की फुल्की कविता या तुकबंदी बनाना ये आपको शोभा नहीं देता। हम आपकी गणना महाकवियों में करते हैं, इसलिए कुछ गंभीर सुनाए। तो कविराज कैसे बच निकलते। परिणाम कुछ और कविताओं के बाद मधुशाला सुनानी ही पड़ी। बच्चन जी कहते हैं, मेरे काव्य पाठ का कोई यज्ञ बिना मधुशाला के शांति पाठ के पूर्ण नहीं समझा जाता। लोग श्राद्ध करवा के ही तृप्त होते हैं। और वही वहां हुआ। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। अब जैसे ये कहानी सुनाई, मधुशाला की रुबाइयों और बच्चन जी की कई और कविताओं से एक ऐसा कॉमन इंप्रेशन बन गया कि ये तो बड़े गंभीर टाइप के कवि हैं, बड़ी सीरियस सी बातें करते हैं, हालावाद रचते हैं, दर्द की बात करते हैं, स्मृतियों की बात करते हैं, हृदय को जलाने की बात करते हैं, कभी कभार श्रृंगार रस की भी बात कर लेते हैं, किंतु इनके जीवन में हास्य व्यंग्य कहीं नहीं दिखता। तो ये तो इंप्रेशन था, किंतु ये बात पूरी तरह से सच नहीं थी। बच्चन जी की कविता और कहानी में कई बार हमें व्यंग्य का पुट भी देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक किस्सा आज सुनते हैं, जो उनकी आत्मकथा बसेरे से दूर में पढ़ने को मिलता है। बात है 1940 के दशक की, जब बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थायी लेक्चरर बन गए थे, बराए मेहरबानी प्रोफेसर अमरनाथ झा, जो कि उनके गुरु और एक तरह से मार्गदर्शक भी थे। तो बच्चन जी उस समय के अपने साथ के दूसरे प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का बड़े विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। उन्हीं में थे एक डॉक्टर देब। बच्चन जी पहले उनके विद्यार्थी भी रह चुके थे और विद्यार्थी जीवन के शरारती दिनों में उन्होंने डॉक्टर देब पर एक लिमरिक लिख डाली थी, जो काफी समय तक याद रही। वो लिमरिक कुछ इस तरह से थी, Professor Deb was the same in length and breadth, and a man of encyclopedic depth. He was humble to a fault, and humbler with a somersault. He could talk of Hafiz and Honolulu and Halwa in one breath. Professor Deb was the same in length and breadth, and a man of encyclopedic depth. He was humble to a fault, and humbler with a somersault. He could talk of Hafiz and Honolulu and Halwa in one breath. इसका हिंदी रूप कुछ इस तरह से था, वो भी इतना ही कविताई है। प्रोफेसर देब थे गोल मटोल, मानो विश्व ज्ञान के ढोल। प्रोफेसर देब थे गोल मटोल, मानो विश्व ज्ञान के ढोल। विनम्रता के थे अवतार, अविनम्रतम बन जाने में उन्हें नहीं लगती थी बार। कर सकते थे वे हाफिज का, होनोलुलु का हलवे का, एक सांस में शाखोच्चार। कर सकते थे वे हाफिज का, होनोलुलु का हलवे का, एक सांस में शाखोच्चार। तो ये बात तो हुई प्रोफेसर देब की। और एक प्रोफेसर साहब थे साथ में, प्रोफेसर भागवत दयाल, जो कि एंग्लो इंडियन शिक्षा में पले बढ़े थे, और वो स्वयं को प्रोफेसर बी डायल कहलाया करते थे। डायल इंग्लिश वाला डायल, जो हम नंबर डायल करते हैं। हमेशा बढ़िया शिष्ट कपड़े पहने, सूटेड बूटेड, मुंह में सिगार दबाए, एकदम एलीट दिखने वाले। बोलने की शैली इतनी ब्रिटिश कि साथ वाले अंग्रेजी लेक्चरर भी ना समझ सकें।
तो उन पर भी एक लिमरिक लिखी थी। वो कुछ इस तरह से थी: There was a man called Dial. He was proud of his English style, and prouder of his prose, but proudest of his nose, that made him look like a gargoyle. तो ये तो बच्चन जी की लिमरिक हुई। वहीं उन दिनों प्रोफेसर फिराक गोरखपुरी साहब भी पढ़ाते थे, और उन्होंने मजाक मजाक में एक बार कटाक्ष कर दिया था कि मिस्टर दयाल, अब आपकी अंग्रेजी हमारी समझ में आने लगी है, अच्छा होगा एक बार आप फिर विलायत हो आइए। कटाक्ष था कि आपकी जो अंग्रेजी है अब उतनी एंग्लो इंडियन नहीं रही, इसलिए एक बार फिर से विलायत का चक्कर लगाकर आ जाइए, क्योंकि आपकी अंग्रेजी आजकल हमको समझ आने लगी है। तो ये तो थी कुछ हल्की फुल्की बातें। और देखिए, मधुशाला और मधुशाला का कवि केवल धीर गंभीर दर्द में डूबा हुआ पीने वाला नहीं है, वो तो अपना मस्ती का गाना गाते हुए चलता है। वो कहता है, मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला। भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला। या फिर जो बहुत लोकप्रिय है, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। तो चलिए, मस्ती की मधुशाला तो चलती रहेगी, किंतु आज यहीं विराम। अगले अंक में एक चर्चा जीवन की क्षणभंगुरता पर, जो वॉलेटिलिटी होती है, और कुछ बातें कविता के आभूषण अलंकारों पर भी। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा, ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। आप इसे रिव्यू कर सकते हैं स्पॉटिफाई या आईट्यून्स पर। तो मिलते हैं अगले अंक में। आप अपने जीवन की मधुशाला में मस्ती का गाना गुनगुनाते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और चाय कॉफी पीते रहिए।